हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम फिर से हमारे फर्स्ट ग्रेड के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कर लिया है गुप्तकाल, जो कि राज पनोरमा बुक से किया है। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है और आज हम इससे आगे करेंगे। देख सकते हैं वो गुप्तकाल वाला साहित्य कला वास्तुकला का विकास हमने कर लिया है और अब हम आगे इसमें दिया हुआ है मुगल काल में साहित्य कला और स्थापत्य कला, उसके बाद 1857 की क्रांति। तो हम मुगल काल से पहले 1857 की क्रांति का संग्राम करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की, जो देख सकते हैं आप। मेरा इंडियन हिस्ट्री वाला 1857 की तीसरा टॉपिक है जो कि हम करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके हम अपने सभी टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे नोट्स बना के और तैयारी कर लेना, ताकि आपको फिर से दोबारा है वो बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने साम्राज्य की नींव कहाँ डाली? बंगाल में। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अभी प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजों विजय हुई प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय अंग्रेज हुए और नींव कहाँ डाली? नींव डाली कहाँ? बंगाल में। ओके, आगे देखते हैं हम। धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने छल कपट का प्रयोग किया, भारतीयों की आपसी फूट का फायदा भी उठाया। इस दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों और विश्वासघात से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर उनके विरुद्ध संघर्ष किया। जैसे बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया। बंगाल में किन्होंने विद्रोह किया? नींव डाली, आगे लिख लेंगे, बंगाल में सन्यासियों का विद्रोह है। बंगाल में सन्यासियों का विद्रोह। महाराष्ट्र में रोमसी जाति ने तब पूरे देश में विभिन्न जनजाति और अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी समय समय पर संघर्ष किया। महाराष्ट्र में किसने किया? महाराष्ट्र में रामोसी जाति का विद्रोह है। विभिन्न जातियों ने विद्रोह किया, किंतु ये सारे प्रयास क्षेत्रीय स्तर पर ही हुए, अलग अलग समय पर हुए। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी और देशव्यापी क्रांति है वो 1857 में हुई। ठीक है, हमें सभी को पता है भी सबसे बड़ी क्रांति है वो 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति को जनता का भी समर्थन प्राप्त था, अतः इससे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। तो देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। 1857 में हुई यह क्रांति किसी एक घटना कारण का परिणाम नहीं थी, बल्कि विगत 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में जो अनुचित हस्तक्षेप किए थे उनके विरुद्ध भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया थी। इस स्वतंत्रता संग्राम होने के निम्नलिखित कारण थे। आगे स्वतंत्रता संग्राम के कारण दिए में जो भी पॉइंट इंपोर्टेंट लगेगा वो हम अपने नोट्स के रूप में कॉपी में लिख लेंगे और हम इस तरह एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और हमारी पनोरमा का जो टॉपिक है 1857 का संग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक कारण। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। ठीक है, हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट अब क्या आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत। अंग्रेजों के कब्जे में
जाने वाली आखिरी रियासत है, आखिरी या अंतिम में आखिरी कौन सी थी? अवध। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। किसके माध्यम से? 1801 में सहायक संधि। और कब कब्जे में? 1856 में। आखिरी रियासत थी तो 1800, तो भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो भी 1856 में अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है। अवध। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत प्रशासन ठीक से नहीं कुशासन से चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बनाई। तो इस समय अवध की सहायक संधि किसके समय हुई? गवर्नर जनरल डलहौजी था। कौन था? गवर्नर जनरल डलहौजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है भी। गवर्नर जनरल डलहौजी ने सहायक संधि की और उसके तहत वो अवध को पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। कुशासन का आरोप है। ठीक है, आगे क्या कहा गवर्नर जनरल ने? 1849 में क्या कहा डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। उनके परिवार को लाल किले से निकाल दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह हुए। ये बात किसने कही? और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। तो एक और हमारा पॉइंट इंपोर्टेंट आ जाता है कि किसने कहा है कि भी आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उसके बाद बादशाह नहीं बनेंगे। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने, किसने कहा? कैनिंग ने, इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद बादशाह नहीं माने जाएंगे। इसके बाद बादशाह नहीं बनेंगे या माने जाएंगे, वंशज है उनको। ओके, आगे बताया गया कि डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नई नीति अपनाई। जिन देशी राजाओं को कोई संतान नहीं थी, उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलान शुरू कर दिया। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा रही थी, डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य कर दिया। उसकी यह नीति गोद निषेध नीति कहलाई। तो डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई? डलहौजी ने गोद निषेध नीति अपनाई। ठीक है, इस नीति का प्रभाव उनके राज्यों पर पड़ा। व्याप्त की गई रियासतों में इस प्रकार थी:
कौन कौन सी थी जो गोद निषेध के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाएगी? तो 17 गोद निषेध नीति में 17 थी जो महाराष्ट्र की। कब मिलाएगी? 1848 में। जेतपुर 1849। संबलपुर यूपी में 1850। बघाट या भगत जो कि कहाँ है? पंजाब में। कब? 1850 में यही। और उदयपुर यूएमपी में 1852। नागपुर महाराष्ट्र 1853। झांसी यूपी 1854। और उत्तर प्रदेश 1856। मैसूर कर्नाटक अवध आदि भी मिलाई गई। ठीक है, ये हमें याद रखनी भी। गोद निषेध में कौन कौन से? एक तो 17 1848 से शुरू हो जाना है। 49 में जेतपुर है। संबलपुर 50 में। बाघाट या पंजाब भी 50 में होगी ये दोनों। उदयपुर 52 में। नागपुर महाराष्ट्र 1853 में। झांसी फिर 54 में। 52 53 54 और उत्तर प्रदेश है वो 56 में। ठीक है, इस प्रकार हमारा थोड़ा थोड़ा करके हमें 1857 की क्रांति भी कर लेंगे। आगे दिया हुआ है, सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट अब भी भारत का बादशाह था। ठीक है, परंतु उसका अपमान किया गया। सिक्कों पर उसके नाम की बजाय इंग्लैंड के राजा का नाम उत्कीर्ण करवाया गया। इसी प्रकार पूर्व में मराठा पेशवा से उसका साम्राज्य छीनकर उसे पेंशन दे दी गई। कालांतर में उसके पुत्र व नवीन पेशवा नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई। इससे भारतीयों के जनमानस में रोष व्याप्त हुआ। किसकी पेंशन बंद कर दी गई? नाना साहब की। ये कानपुर से थे, आगे दिया वो नहीं है। ठीक है, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। ठीक है, आगे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से भारत के शासक चिंतित हो गए थे। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान भारतीय शासकों से संधियां की और उनसे वादा किया था कि अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए। तब बाद में प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया, जैसे अवध को। ठीक है, आगे दिया हुआ है, शासकों के अतिरिक्त सामंत वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 ईस्वी में भूमिपतियों की संपत्ति संबंधी अधिकार की जांच पड़ताल करने के लिए एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की गई। ठीक है, इनाम कमीशन की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये हम लिख लेते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की नियुक्ति कब की? 1852 में। जो क्या भू संपत्तियों से संबंधित अधिकारी की जांच पड़ताल करती थी, जिसमें केवल 5 वर्ष की अवधि में लगभग 21,000 पैतृक जागीरों को जब्त कर लिया था। इस कमीशन के तहत क्या किया गया? 21,000 पैतृक जागीरों को जब्त, ठीक है, किया गया। सहायक संधियों के बाद शासकों की सामंतों पर से निर्भरता खत्म हो चुकी थी। वे राजाओं ने सामंतों के अधिकारों में कटौती कर दी। सरकार की इस न्यायपूर्ण नीति के परिणाम स्वरूप जमींदार वर्ग में के असंतोष में वृद्धि होने लगी। सामंत इसका कारण अंग्रेजी शासन को मानते थे। जैसे मेवाड़ के सामंत विशेषतः रावत केसरी सिंह सलूम्बर महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की शय मानते थे।
जैसे मेवाड़ के सामंत है वो विशेषतः रावत केसरी जो सलूम्बर वाले थे वो महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की शह मानते थे। जयपुर में दीवान जुथाराम ने अंग्रेजों के समर्थन के बल पर, ये अंग्रेजों के समर्थक थे, इन्हें केसरी सलूम्बर वाला ये गद्दार माना जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये जयपुर के दीवान जुथाराम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जोधपुर में अहुआ, ओसप, गुल्लर, आलनियावास के सामंत शासक से नाराज थे और अपनी शक्तिहीनता के कारण अंग्रेजों को मानते थे। जोधपुर में ठाकुर अजीत सिंह आलनियावास पॉलिटिकल एजेंट से अत्यंत नाखुश थे और शासक और सामंतों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी कंपनी शासन ने खत्म कर दी थी। ठीक है, आगे हमारा सामाजिक कारण। सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय समाज में चिरकाल से प्रचलित स्त्री प्रथा को 1829 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो स्त्री प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया 1829 में। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने कन्यावध, और क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने कन्यावध निषेध कर दिया और विधवा विवाह को भी कानूनी घोषित कर दिया। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? विधवा विवाह को मान्यता दी। इसकी भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था। इस प्रकार डलहौजी बता दिया विधवा विवाह घोषित किया। इस संदर्भ में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, कौन सा नियम लागू हुआ? फिर एक लाइन बीच में रहेगी, हिंदू 1856 में। ठीक है, ये आ गया, फिर आगे 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह है 18 अधिनियम 1856। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मजाक उड़ाया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, इससे भारतीय समाज में नाराजगी थी। धार्मिक कारण बताया आगे। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी, जिससे ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमजोर वर्ग लोगों को धर्म परिवर्तन करने का कार्य आरंभ कर दिया। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। ईसाई धर्म स्वीकार न करने वालों को उनकी सजा में कमी ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनकी सजा में कमी कर दी जाती थी तथा अन्य कैदियों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं भी दी जाती थी। जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था उनकी तो सजा कम कर दी जाती थी और उन्हें सुविधाएं भी दी जाती थी। ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरियों में ऊंचे पदों पर बैठाया जाता था और जो ईसाई धर्म को अपना लेते थे उनको नौकरी में भी ऊंचा पद मिलता था। 1850 के धार्मिक नियोग्यता अधिनियम संख्या 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों लोगों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इससे ईसाईकरण का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, कौन सा अधिनियम बना है 1850 में? एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21। ठीक है, धार्मिक अधियोग, ये 21 सही नहीं लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, निर्योग्यता अधिनियम संख्या 21 यहाँ लिख लेती हूँ। चलो 21। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। जो भी ईसाई धर्म को मानने वालों, ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को, ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को पैतृक
संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रमुख आर.डी. मैगलस ने घोषणा की कि हिंदुस्तान में ईसाई धर्म की पताका लहराई जाए। इस नीति ने भारतीय समाज के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर विद्रोह पैदा कर दिया। ये बात किसने कही, इंपॉर्टेंट है, मैगलस ने। कौन था मैगलस? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का प्रमुख, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रमुख आर.डी. मैगलस। आर.डी. मैगलस ने क्या कहा? ने कहा हिंदुस्तान में ईसाई धर्म की पताका लहराई जाए। हिंदुस्तान में ईसाई धर्म की पताका लहराई जाए। ठीक है, आगे दिया है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने तथा यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। कब दी गई? 1830 के बाद खुल छूटी दे दी कंपनी को। 1830 के बाद कंपनी को सभी कामों में छूट दे दी, ज्यादातर में छूट। ठीक है, आगे दिया हुआ है, यहां तक की जमीन बता दी मैंने। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं और जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे वह आर्थिक कारण दिए हुए। आगे आर्थिक कारण दिए गए। कंपनी के शासन के पूर्व भारतीय कृषि और उद्योग प्रधान देश था। इसकी आर्थिक संपन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह विश्व के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्ति के बाद इसका बेरहमी से शोषण किया। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व बंगाल एक समृद्ध प्रांत था और सबसे पहले कहाँ पर आए अंग्रेज? बंगाल में ही आए थे। किंतु अंग्रेजों ने इसे इस कदर लूटा कि वह भूखमरी व्याप्त हो गई। लाखों लोग अकाल में मारे गए। बंगाल के मैदानों में भारतीय किसानों व दस्तकारों की हड्डियों के ढेर लग गए। अंग्रेजों ने किसानों से इतना अधिक बुरा से वसूला कि किसान खेती छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। वह कई पुराने जमींदार लगान न दे पाने के कारण जमींदारी खो बैठे। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगा दिया और दस्तकारों पर अत्याचार किया, जिससे उन्होंने अपने पुश्तैनी कार्य त्याग दिए। राजस्थान में भी अंग्रेजों ने शासकों से भारी मात्रा में खराज वसूल करना शुरू कर दिया। वह आर्थिक संसाधनों पर भी अंग्रेज नियंत्रण करने लगे। अंग्रेजों ने अफीम व नमक के व्यापार पर अधिकार जमा लिया। उन्हें बकाया खराज के नाम पर जयपुर व जोधपुर से उनके नमक उत्पादन के स्रोत छीन लिए। समस्त रियासतों से समझौता कर नमक पर चुंगी कर लगा दिए, जिससे जनता में भारी रोष उत्पन्न हो गया। न खराज किन राज्यों से लिया, किन जिलों से लिया जाता था? राजस्थान में जयपुर व जोधपुर से खराज एक कर ही होता है। ठीक है, खराज वसूला जाता था तथा नमक पर चुंगी कर लगा दिया। ठीक है, आगे ठीक इसी प्रकार हाड़ौती क्षेत्र में भी अफीम की पैदावार होती थी। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में किसकी पैदावार होती थी? अफीम की। हाड़ौती क्षेत्र में अफीम की पैदावार होती थी और अफीम की पैदावार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए बंगाली अफीम के मुकाबले यहाँ अफीम को नियंत्रित करने हेतु भारी कर लगा दिया। तो यहाँ भी
कर लगा दिया, जिससे यहाँ के किसानों एवं व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। इससे यहाँ की भारी मात्रा में तस्करी बढ़ी और खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। संपूर्ण राजपुताने में नमक से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया और राजपुताने के अन्य संबंधित उद्योग धंधे वो नष्ट कर दिए। आगे हमारा पॉइंट आ गया जी, आर्थिक कारण के बाद कौन सा है, सैनिक कारण। अंग्रेजों की सेना में अधिकांश अवध के सैनिक थे। कौन से सैनिक थे? अंग्रेजी सेना में अधिकांश सैनिक कहाँ के थे? अवध के। अधिकांश सैनिक अंग्रेजी सेना में अवध से थे। ठीक है, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। अवध को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ये। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। आगे है, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद इन सैनिकों के मनोबल को बड़ा धक्का लगा। उनके मन में विद्रोह के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। कई सैनिक अपनी परंपराओं के अनुसार रहन सहन व खान पान रखना चाहते थे। वे बाल दाढ़ी रखते व पगड़ी साफा बांधते थे। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसे सैनिकों ने अपना घोर अपमान समझा। भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था। उन्हें वर्दी के पैसे भी स्वयं को देने पड़ते थे। डाक द्वारा उनका निःशुल्क पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया गया। ठीक है, आगे कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष को अपनी वजह थी, क्योंकि वे अपने वेतन भत्तों और सेवाएं शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को उन्हें ठेस पहुंचाते थे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने से ऐतराज नहीं था। ठीक है, सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि पहले भारतीय पानी से जाने के लिए ना समुद्र पार जाना वो अशुभ मानते थे, उनके धर्म के विरुद्ध था। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भी। कब? 1824 में। 1824 में समुद्र रास्ते से बर्मा जाने से भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया। आगे इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पास किया गया। किसने पास किया? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लागू किया, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को भर्ती के समय स्वीकार करना पड़ता था कि उन्हें भारत के किसी भी भाग में भारत के बाहर समुद्र पार देशों से भी युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, इसमें ये बात कही थी। ये बात लिखूं क्या? भी सामान्य सेवा अधिनियम लागू किया गया। इसमें क्या कहा गया? इस अधिनियम में कहा गया कि भारतीयों को कहीं भी युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ सकता है। भारतीयों को युद्ध लड़ने के लिए कहीं भी, यानी समुद्र पार दूसरे देशों में जाना पड़ सकता है। ये बात इस अधिनियम 1856 के सामान्य सेवा अधिनियम में उनसे लिखवाई जाती थी, साइन करवाए जाते थे। ठीक है,
भेजा जाता है। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के अवसर के अनुसार आगे दिया, समुद्र पार जाने से जाति भ्रष्ट हो जाती थी तथा धर्म नष्ट हो जाता था। ठीक है ना, अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे, मैंने बोला था। अतः उच्च जाति हिंदुओं में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया। आगे है किसान और सिपाही, अगला टॉपिक। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इस कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकल ली जा रही थी। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव से छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा वो जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि किसानों पर वो अंग्रेज सिपाही वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनसे कर वसूलते थे, उनकी जमीनें छीन ली गई थी। ठीक है, तब वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकें ब्राउस बैन के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स P53 नामक की एक नई बंदूक देने का निश्चय किया। इसका नाम हम लिख लेते हैं। देखो, अब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1857 की कर रहे हैं, तो हमने ये चीजें पढ़ी हुई है, तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। भी हमें पता है भी किसानों में असंतोष था, अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए, हम कोई दूसरे देश से थोड़ी है। तो हम ये थोड़े बस इम्पोर्टेंट जो बातें हैं ना वो उनको लिख लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। 1856 में क्या किया सरकार ने एनफील्ड ब्राउस, ये नाम याद रखना है, ब्राउस बैन के स्थान पर एनफील्ड एनफील्ड राइफल्स P53 बंदूकें दी। ये आपको आगे पता ही है भी, उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, इस कारण वो सेना में विद्रोह हो गया। आगे है जनता की नजरें। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसमें बताया गया अभी उस टाइम जो लोग थे, तो उस समय बताया गया भी दक्षिण से आए एक यात्री हो, उस टाइम भारत में दक्षिण आयो एक यात्री, वे नाम हो विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 क्रांति को आंखों देखा और कानों सुना हाल लिखा, जो कि मांझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि दक्षिण से आए किसने आंखों देखा और कानों हाल सुना, तो विष्णु भट्ट गोडसे। दक्षिण से आए कौन है, विष्णु भट्ट गोडसे की रचना क्या है, मांझा प्रवास। विष्णु भट्ट गोडसे की रचना मांझा प्रवास। ठीक है, इसमें 1857 की क्रांति का वर्णन है। मांझा प्रवास में 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना वर्णन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मांझा प्रवास किस भाषा में है, मराठी भाषा में। कैसा ग्रंथ है ये, मराठी ग्रंथ है, मराठी ग्रंथ। ओके, मराठी ग्रंथ है। आगे लिखा हुआ है डॉक्टर सुरेंद्र, सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सेन ने 1857 का इतिहास लिखा। 1857 का इतिहास किसने लिखा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का इतिहास किसने लिखा, 1857 का इतिहास लिखा सुरेंद्र सेन ने। ओ देख लियो, असन सेन बोलते हैं ना, डॉक्टर सुरेंद्र सेन नाथ, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। क्या हो गया, SN सेन निकनेम हो गया ना, सुरेंद्र नाथ सेन। SN सेन ने लिखा। उसने स्वतंत्र भारत में यह
में ये उपेक्षा थी कि वह भारतीय पक्ष पर होगा, पर वह भी अंग्रेज लेखकों से प्रभावित था। ये किससे प्रभावित था? अंग्रेज लेखकों से। आगे 84 नियमों की सूची दी हुई है आगे, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे, ये बता दिया विष्णु भट्ट गोडसे कहाँ दक्षिण से आए थे, कहाँ रहे? महाराष्ट्र में। दक्षिण से आए विष्णु भट्ट गोडसे और कहाँ रहे? महाराष्ट्र में। मानसा प्रवास कुछ संस दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले, ठीक है। इस मानसा प्रवास में लिखा हुआ है कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा है वो एक यज्ञ का आयोजन हो रहा था मथुरा में, वहां गए तो विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, ठीक है। विष्णु भट्ट को एक सिपाही ने दी भी आप वापस लौट जाओ, क्योंकि 3 दिन के अंदर यहाँ पर एक कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। उनकी वार्ता है वो हूबहू वो विष्णु भट्ट है वो अपनी मानसा प्रवास में लिखते हैं, तो हम पढ़ते क्या है। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई भी। अंग्रेजों ने कितने नियमों की एक सूची बनाई है? 84 नियमों की सूची बनाई है अंग्रेजों ने, और कलकत्ता के सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। ऐलान किया जा चुका है इस 84 नियमों की सूची का। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो 84 नियम है अंग्रेजों के, राजाओं ने मानना इनकार कर दिया है। मैं कौन माना है था नियम अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने घातक परिणामों की चेतावनी दी है। तो अंग्रेजों ने क्या भी है, अगर मैं हमारे ये नियम नहीं मानोगे तो इसके परिणाम है वो घातक होंगे। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू कर दिए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा है वो भारी गुस्से में अपनी राजधानियों की ओर लौट गए और तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी जा रही है, ठीक है। ये मानसा प्रवास में लिखी हुई बात है। आगे जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की यह एक और झलक है जो सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है, ठीक है। किसके स्मरणों से ये लिख लेते हैं? सीताराम पांडे के स्मरण से मिलती है। क्या मिलती है? बिहार टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। सीताराम पांडे को 1852 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया। सीताराम पांडे को कब? 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही, ठीक है। ये एक सिपाही था सीताराम पांडे जो बंगाल नेटिव से। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। कितने वर्ष तक नौकरी की? बहुत जीवा 48 साल तक अंग्रेजा में नौकरी करी है। 48 साल तक इस बतौर सिपाही के तौर पर नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। 1860 में सेवानिवृत्त, ओके। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने मार डाला, ठीक है। 48 साल तक नौकरी की। 1860 में तो यो किंगो भगत हो, अंग्रेजों को भगत हो। सीताराम किंगो साथी यो अंग्रेजों का साथ दिया पर अंग्रेजा के करियो अंग्रेजा को साथ दियो और चिन्ह दियो। अंग्रेजा के करियो उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने माना, परंतु अंग्रेजों ने उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने मारा। आंखों के सामने मारा। आगे
विद्रोहियों के साथ था, जियांग के सामने मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान ऑफिसर नोरगेट ने उन्हें अपने सहस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सहस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किसने किया? सीताराम पांडे को प्रेरित किया। किसने? नोरगेट ऑफिसर ने, नोरगेट ने, ठीक है, लिखने के लिए प्रेरित। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने सहस्मरण लिखा। किस भाषा में लिखा? नोरगेट ने तो 1861 में अवधी भाषा में सहस्मरण लिखा। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार के नाम से प्रकाशित हुआ। सहस्मरण लिखे जिनका नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा, सिपाही से सूबेदार, और नोरगेट ने क्या अंग्रेजी में अनुवाद किया? नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद क्या किया? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ठीक है, प्रकाशित किया। सीताराम पांडे के सहस्मरण में एक अंश इस प्रकार है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से एक खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बातें अंग्रेजों से संधियों के बाद राजपुताने में अंग्रेजों की उपस्थिति मात्र से साहित्यकार उद्वेलित व व्यथित थे। जोधपुर के बाकीदास, बूंदी के सूरजमल मिश्रण, आडा जवानजी, बारठ दुर्गादत्त, आडा जादूराम, असिया बुद्ध जी, गोपाल ददीवाड़िया आदि न जाने कितने भी साहित्यकार थे जिन्होंने अंग्रेजों की घोर निंदा की। ठीक है, इन साहित्यकारों ने क्या की? अंग्रेजों की घोर निंदा की। अपनी जनता व शासकों को उनके विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। राजा से लेकर रंक तक ने अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम के बीज बोने ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों की छावनियां लूटने वाली डूंगजी व जवाहर जी प्रशंसा में लोकगीत गाए गए। अंग्रेजों की छावनियां किसने लूटी? यही बात आ रही है। आप लिख सकते हो, या तो ये साहित्यकार भी लिख सकते हो कौन कौन से थे साहित्यकार जिन्होंने आलोचना की उस समय के साहित्यकार, यानी 1857 के साहित्यकार कौन कौन से थे? जोधपुर के बांकीदास, बूंदी के सूरजमल मिश्रण, आडा जवान जी, बारठ दुर्गादत्त, आडा जादूराम, आसिया बुद्ध जी, गोपाल दान ददीवाड़िया आदि। ठीक है, ये अंग्रेजी जिन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की।
जिन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की अपने साहित्य में, अपने साहित्य में। ठीक है। और आगे अंग्रेजों की छावनियां किसने लूटी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों की छावनियां लूटी इन्होंने, डूंगजी और जवाहर जी ने, डूंगजी व जवाहर जी। ठीक है। बीकानेर के शासक की तारीफ कवियों ने की। जवाहर जी ने लोकगीत गाए जाते हैं और बीकानेर के शासक की तारीफ है वो कवियों ने की है, क्योंकि उन्होंने जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया। तो जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से किसने मना कर दिया, बीकानेर के शासक ने। ठीक है। किसने, जवाहर जी को। तो बीकानेर से संबंधित हो गए। जवाहर जी किससे संबंधित है, बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों को देने से मना कर दिया। ठीक है। जवाहर जी की उन्होंने क्या की, रक्षा की और उन्होंने अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया। देने से या सौंपने समझ जाएंगे आप जवाहर जी को। ठीक है। आगे दिया है, जोधपुर के शासक पर व्यंग्य इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने डूंगर जी को अंग्रेजों के दे दिया। और डूंगर जी कहां से संबंधित है, जोधपुर से। परंतु जोधपुर के शासक ने डूंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया, इसलिए क्या हो गया, इसलिए उन पर सदैव व्यंग्य किया जाता है। ठीक है। आगे सैनिक विद्रोह है, जन विद्रोह है बन गया। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक ही है। भाई अब तो सभी लोगों को पता गया भाई हमारा शत्रु एक ही है, वो अंग्रेज है। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी, आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और कहां पर आ गए, ऐसी स्थिति पैदा होगी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था और जो मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। कुछ लोग यह मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ी सशस्त्र संघर्ष था। कैसा संघर्ष था, सशस्त्र संघर्ष था 19वीं सदी में। आगे है सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों पर हुक्म मानने से इनकार कर दे तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। शॉर्ट में पूछ ले सैनिक विद्रोह किसे कहते हैं, ऑप्शन में आ जाए 3-4 स्टेटमेंट दिए हो तो आपको पता होना चाहिए भी सैनिक विद्रोह क्या होता है। तो लिख देती हूँ, सैनिक विद्रोह है क्या होता है, सिपाही द्वारा अपने अफसर का हुक्म न मानना। सिपाही द्वारा अपने अफसरों का हुक्म न मानना। ठीक है। आगे है क्रांति का विस्फोट व उसका प्रसार। क्रांति की योजना। ठीक है। क्रांति की योजना नाना शाह पेशवा और उनके सहयोगी अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने मुख्य रूप से तैयार की। अगला हमारा टॉपिक शुरू हो गया है अभी क्रांति। ठीक है। क्रांति की योजना किसने बनाई, क्रांति की योजना किसने बनाई, नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला व रंगोजी बापू।
ठीक है, ओके। आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने इनकी हेडिंग व्याख्या हमने हमारा शुरू कर दिया है। जो इसमें आगे हम सभी कारण, राजनीतिक कारण दिए हुए हैं, सामाजिक कारण दिए हुए हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, सभी कारण हमने पढ़ लिए हैं। और कल हम जो क्रांति के बारे में पढ़ेंगे भी। इसकी योजना मैंने आपको बताई दी है, किसने बनाई। आगे हम सभी इसके क्या क्या प्रतीक थे, कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, कितनी टुकड़े बनाई, कब कौन सा अधिकार कर लिया, तो आप आगे देख सकते हैं। बगावत फैलाने में लगे दक्षिणी भारत का और कंपनी का पलटवार इसमें दिया हुआ है, परिणाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये प्रमुख नेता एक ही नजर में। और इस प्रकार हमें 1857 की क्रांति भी 2 दिनों में शायद हो जाएगी। आज तो इतनी, कल या परसों में हमारी 1857 की क्रांति वो कंप्लीट हो जाएगी। तो धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।